अच्छा 501 प्यार से खिलाओ तो ही खाऊंगा। शिवाय ने मीरा को देखकर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं बेटा तुम 2-3 दिन यहीं रहोगी। मीरा हैरानी से शिवाय को देखने लगी। तभी दिव्यांश बोला, अंडरस्को तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दो, हम दे देंगे। मीरा फार्म हाउस में रहना नहीं चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुबह सुबह शिवाय अंकल उसे यहाँ क्यों लेकर आ गए। मीरा कुछ नहीं बोली, बस उदास होकर शिवाय और दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश ने मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा दिव्यांश के पास चली गई। दिव्यांश ने मीरा के दोनों हाथों को पकड़कर बहुत प्यार से कहा, अंडरस्को मीरा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है और इसलिए हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, यहाँ नौकर भी हैं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो नौकर से कहकर मंगवा लेना। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे, समझ गई? डरना बिल्कुल नहीं है। मीरा ने धीरे से कहा, अंडरस्को मुझे मेरा फोन तो दे दो। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को अगर हम तुम्हें फोन दे देंगे तो किडनैपर तुम्हें फोन पर धमकी देगा, फिर तुम क्या करोगी? देखो जब तक हम उस आदमी को पकड़ नहीं लेते जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तब तक तो तुम्हें यही रहना होगा। यहाँ हमने पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है, समझ गई? मीरा को समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन आंख बंद करके रघुवंशी फैमिली पर यकीन कर लेती थी। आखिर रघुवंशी फैमिली ने दोनों बहनों को एक नर्क से निकालकर मेंशन में जो रखा था। दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। दुनिया भर का पैसा होने के बाद भी उन्होंने कभी भी सरगम के काम में टांग नहीं अड़ाए और ना ही उसे घर संभालने के लिए फोर्स किया। दिव्यांश और शिवाय के बहुत ज्यादा समझाने पर मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को ठीक है मैं रह लूंगी, लेकिन आप सरगम दी से तो बात करा दो। शिवाय बोला, अंडरस्को बेटा मैं करा दूंगा सरगम से बात, तुम अभी शांति से यही रहो, समझ गई? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। दिव्यांश ने बड़े प्यार से मीरा के गालों को हल्का सा थपथपाया और मीरा ने मुंह बना लिया। अचानक ही मीरा का मुंह बना देखकर दिव्यांश को पैंथर की याद आ गई। वो हैरानी से मीरा को देखने लगा। मीरा कभी कभी अपने पापा जैसा ही मुंह बनाती थी, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि मीरा और सरगम पैंथर पूर्वी की बेटी थी। 2 सेकंड के लिए दिव्यांश इमोशनल हो गया, फिर उसने मीरा का गाल छोड़ा और उसे कमरे में जाने का इशारा किया। मीरा चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय से कहा, अंडरस्को यार एक बात बोलूं? शिवाय बोला, अंडरस्को हाँ बोल, मेरे अलावा कोई और है जो तेरी बकवास सुन लेगा? दिव्यांश ने अपने पास रखा हुआ एक पिलो उठाया और शिवाय की ओर फेंकता हुआ बोला, अंडरस्को बकवास नहीं कर रहा, दिल की बात बोलनी है। शिवाय बोला, अंडरस्को हाँ बोल। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को तूने कभी मीरा को देखा? शिवाय आंखें फाड़े दिव्यांश को देखकर बोला, अंडरस्को तुझे शर्म नहीं आती? मैं अपने भाई की गर्लफ्रेंड को देखूंगा। दिव्यांश ने एक और पिलो उठाया और शिवाय की ओर फेंकते हुए बोला, अंडरस्को कितनी गंद भरी हुई है तेरे दिमाग में, कैसे भर गई इतनी गंद? शिवाय ने हंसकर एल कहा, अंडरस्को अरे मजाक कर रहा हूँ, बता क्या बात है? दिव्यांश बोला, अंडरस्को मीरा कभी कभी ऐसा मुंह बनाती है जैसे पैंथर बनाता था। ये सुनकर शिवाय सीरियस हो गया। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अंडरस्को शिवाय भैया सरगम कुछ कुछ पूर्वी जैसी दिखती है। ये बात दृष्टि ने एक बार शिवाय से कही थी। शिवाय बोला, अंडरस्को दिव्यांश क्या पॉसिबल है कि सरगम और मीरा पूर्वी और पैंथर की बेटी हो? दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को यार उस अस्पताल के वार्ड में जब आग लगी थी तो वहां सब जलकर मर गए थे, कोई नहीं बचा था। मुझे नहीं लगता ये दोनों पूर्वी और पैंथर की बेटी हो सकती है। शिवाय बोला, अंडरस्को क्यों नहीं हो सकती? तूने कभी सरगम को देखा? दिव्यांश ने भी शिवाय को डायलॉग मारते हुए कहा, अंडरस्को शर्म नहीं आती? अपनी ही बहू को देखूंगा। शिवाय ने दिव्यांश के मुंह पर एक तकिया मारा और बोला, अंडरस्को मेरा डायलॉग मुझे मत चिपका, तू कभी सरगम को ध्यान से देख, उस लड़की के अंदर पूर्वी की झलक दिखाई देती है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को
यार मैंने कभी सरगम को ध्यान से नहीं देखा और मेरा देखना क्या अच्छा लगता है। शिवाय बोला, अबे फोटो में तो देख सकता है ना। इतना कहकर शिवाय ने पूर्वी और सरगम दोनों की फोटो अपने मोबाइल में निकालकर दिव्यांश की तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। दिव्यांश ने शिवाय के मोबाइल की स्क्रीन देखी तो एक तरफ पूर्वी थी और एक तरफ सरगम, और जो शिवाय कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। सरगम के अंदर पूर्वी की झलक दिखाई देती थी। दिव्यांश बोला, यार कह तो तू सही रहा है, लेकिन एक ही चेहरे के तो कितने ही लोग होते हैं। शिवाय बोला, चल इन सबका बाद में देखेंगे, पहले अपनी शिवांगी को ढूंढते हैं। पता नहीं अवनीत कब मुझे उस लड़की की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देगा। दिव्यांश बोला, और अगर शिवांगी हमारी बेटी हुई तो? शिवाय ने कहा, तो क्या हम उसे अपने घर ले आएंगे? और अनिरुद्ध? दिव्यांश ने शिवाय की ओर देखकर कहा। शिवाय बोला, देखते हैं क्या होगा। क्या लिखा है अनिरुद्ध की किस्मत में? क्या लिखा है शिवांगी की किस्मत में? इतना कहकर शिवाय सोफे से खड़ा हुआ। उसने दिव्यांश को भी चलने का इशारा किया। दोनों भाई फार्म हाउस से बाहर आ गए। फार्म हाउस के बाहर 3-4 बॉडीगार्ड थे। शिवाय ने उन बॉडीगार्ड को देखकर कहा, मीरा का ध्यान रखना, अगर खरोच भी आई तो जान से मार दूंगा। उनमें से एक में बॉडीगार्ड ने हमें गर्दन हिलाई और दोनों भाई वहां से चले गए। दूसरी तरफ युग और कृष एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। युग ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, मतलब कि मीरा किडनैप हो गई। फिर कृष ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों के चेहरे पर पसीने आ चुके थे। कृष बोला, मैं अभी शिवाय भाई को फोन करता हूँ। इतना कहकर कृष ने जैसे ही फोन उठाया, उसमें फिर से किडनैपर का मैसेज आया, गलती से भी पुलिस को या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को इस बारे में मत बताना, वरना मीरा की गर्दन कल सुबह तुम्हें मेंशन के गार्डन में पड़ी हुई मिलेगी। ये पढ़कर कृष का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना सपना देख रहा हो, लेकिन वो सपना नहीं था। शिवाय ने कृष को अंदर तक डरा दिया था। कृष युग दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अचानक ही कृष बोला, यार ये भी तो हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो। युग हैरानी से बोला, किडनैपिंग पर कौन प्रैंक करेगा? वैसे भी तू कह रहा था ना सुबह से तुझे मीरा दिखाई नहीं दी। कृष ने हमें गर्दन हिला दी। दोनों ही युग के कमरे में आ गए और दोनों ही बहुत टेंशन में थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ना किसी को बता सकते थे और ना ही किडनैपर की बात मान सकते थे। दूसरी तरफ सरगम खाना लेकर अपने कमरे में गई। तब तक देव फ्रेश होकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपना लैपटॉप खोला हुआ था। शायद उसमें कुछ ढूंढ रहा था या कुछ प्लान कर रहा था। उसने सरगम को देखकर लैपटॉप बंद किया। सरगम ने प्लेट देव के सामने रख दी। देव ने अगले ही पल सरगम की कलाई पकड़कर खींच लिया और सरगम देव की गोद में जा बैठी। देव ने सरगम के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, तुम खिला दो। सरगम को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। सरगम ने देव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, सर प्लीज ये सब मत कीजिए। देव ने सरगम के गाल पर हल्की सी किस की और बोला, क्यों तुम मेरी बीवी नहीं हो? सरगम ने हल्के गुस्से से देव को देखा और देव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देव ने अगले ही पल सरगम के चेहरे को अपने एक ही हाथ में भरा और उसके चेहरे को हिलाकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज रहोगी और मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक नाराज रहने दूंगा। सरगम बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो चलो मुझे खाना खिला दो। सरगम बोली, सर खाना खिलाना मेरा काम नहीं है। देव ने एक बार फिर अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपाया। सरगम को हल्की सी गुदगुदी हुई और उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। अब देव को मौका मिल गया। देव ने फिर से सरगम की गर्दन में हल्की सी गुदगुदी की। सरगम के चेहरे पर अब हल्की हल्की मुस्कुराहट आने लगी, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया। वो देव के सामने मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन देव मानने वाला नहीं था।
था तो अपने पापा का ही बेटा, कुछ गुण तो उसके भी थे। उसने भी तो दृष्टि को मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, तो देव पीछे कैसे हट सकता था। देव ने सरगम की ओर देखकर कहा, अंडस्को गुदगुदी हो रही है। सरगम बोली, अंडस्को सर आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। देव ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ जानबूझकर कर रहा हूँ, ताकि तुम मान जाओ, पर मुझे पता है तुम मुझसे नाराज थोड़ी हो। इतना कहकर उसने फिर से सरगम के गर्दन में चेहरा छुपाया और हल्की सी गुदगुदी की। इस बार सरगम की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई, लेकिन सरगम ने जैसे तैसे खुद को देव की बाहों से छुड़ाया और जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो गई और खाने की तरफ इशारा करती हुई बोली, अंडस्को खाना खाए, फिर मैं आपको सुला देती हूँ। देव बोला, अंडस्को खाना तो तभी खाऊंगा जब तुम मुझे खिलाओगी, अब तुम मुझे खिलाओगी या नहीं ये बता दो। सरगम बोली, अंडस्को ये मेरा काम नहीं है। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को तुम भगवान को मानती हो। सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने कहा, अंडस्को तो जब मेरे और तुम्हारे अग्नि को साक्षी मानकर फेरे हो रहे थे, तो तुमने वहां जो कस्में खाई थी वो सब झूठी थी। अब सरगम को गुस्सा आ गया, वो आगे एक कदम बढ़ी और देव को देखकर बोली, अंडस्को सर ये बातें आपके मुंह पर अच्छी नहीं लगती। अग्नि के सामने साक्षी मानकर कस्में तो आपने भी खाई थी, लेकिन अगले ही दिन मैंने आपको संजना के साथ देखा। संजना के साथ देखा नहीं, संजना को आपकी गोद में बैठे हुए देखा। देव के पास अब जवाब नहीं था। सच तो कहा था सरगम ने। देव ने उस वक्त अपनी शादी के रिश्ते को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब ले रहा था। पर अब सरगम उससे दूर चली गई थी। देव ने प्लेट हल्की सी साइड की और बोला, अंडस्को ठीक है तुम खाना नहीं खिलाना चाहती, यही कहना चाहती हो ना, तो मैं भी नहीं खा रहा। इतना कहकर उसने फिर से अपना लैपटॉप खोल लिया। सरगम कुछ देर तक देव को देखते रही। आखिर देव कितना जिद्दी था, अपनी मर्जी करता था, उसके बाद भी सरगम को चैन से जीने नहीं देता था। सरगम कुछ बोली नहीं और देव सरगम के बोलने का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ सोचकर देव ने कहा, अंडस्को तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुमसे इतना नहीं होता कि मुझे सुला दे। जानती हो ना कि मैं पूरे तरीके से तुम पर डिपेंड हूँ, इसलिए नखरे करती हो। इतना कहकर वो जानबूझकर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। सरगम का तो मन कर रहा था या तो अपना सिर फोड़ ले या फिर देव का सिर फोड़ दे। सरगम देव को खाना तो नहीं खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने देव की हालत देखी थी। जब देव को नींद नहीं आती थी तो वह बहुत बेचैन हो जाता था। जानबूझकर अपने आप को काम में झोंक देता था ताकि उसकी बेचैनी कम हो जाए। आखिरकार सरगम का दिल पसीज गया। वैसे भी भगवान ने तो औरत का दिल नर्म बनाया है ताकि वो आदमी को संभाल सके, लेकिन आदमी औरत के नर्म दिल का पूरा फायदा उठाता है, जैसे देव उठा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि सरगम खुद से लड़ झगड़ कर उसे खाना खिला ही देगी। आखिरकार सरगम आगे आए, उसने प्लेट उठाई और उसमें से चावल और दाल को चम्मच में भरा और देव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अंडस्को लीजिए जल्दी से खा लीजिए। देव के चेहरे पर एक मुस्कान आई, फिर उसने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडस्को एहसान कर रही हो, प्यार से खिलाओ तो ही खाऊंगा। सरगम ने अपनी आंखें कसकर बंद की, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपने गले में थोड़ी सी मिठास खोली और बोली, अंडस्को सर प्लीज खा लीजिए, आपको सोना भी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। 502 मुझे नाच कर दिखाओ। देव जानबूझकर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करने लगा। सरगम ने चम्मच प्लेट में रखी और देव की बाजू पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अंडस्को एक बार और प्यार से पूछूंगी, खाओगे तो ठीक वरना चली जाऊंगी। देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने अगले ही पल कहा, अंडस्को तुम एक बार भी प्यार से मत पूछो, बस खिला दो। सरगम तो देव के साथ मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन फिलहाल तो वो बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप देव को खाना खिलाने लगी। देव ने भी रोटी का एक बाइट लिया, उसमें सब्जी लगाई और सरगम की तरफ बढ़ा दी। सरगम ने ना में गर्दन हिला दी तो देव बोला,
अंडरस्कोप ठीक है तो मैं भी नहीं खा रहा। सरगम दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्कोप आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। देव ने थोड़े से शरारत भरे अंदाज में कहा, अंडरस्कोप तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने सरगम की तरफ आंख मार दी। सरगम के अंदर मिले जुले भाव आ गए। वो उस पल को जीना चाहती थी, लेकिन देव की कही हुई बातें उसके कानों में अभी भी जहर घोलने का काम कर रही थी। सरगम ने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए खा लिया। खाना खाने के बाद देव और सरगम बेड पर लेटे हुए थे। हमेशा की तरह सरगम देव के बालों को सहला रही थी। देव ने आंखें बंद की हुई थी। वो बोला, अंडरस्कोप माफ करने का इरादा है या नहीं? सरगम ने कुछ नहीं कहा। देव ने अगले ही पल अपनी पकड़ सरगम पर कस दी। सरगम ने थोड़ा कसम साते हुए कहा, अंडरस्कोप सर ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। देव ने कहा, अंडरस्कोप तो फिर आदत डाल लो इस दर्द की, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर उसने सरगम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो सोया नहीं था। वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि हल्के हल्के खर्राटे भी आ रहे थे। सरगम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सरगम का मन तो कर रहा था कि देव को बहुत मारे, लेकिन कहीं ना कहीं जानती थी कि गलती उसकी भी है। उस कृष की बातों में आकर देव से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि देव गिल्ट में ही मर जाएगा। फिर भी उसने देर से झूठ बोला। कुछ देर तक सरगम देव के चेहरे को देखते रही, फिर उसने अपना सिर देव के सीने में छुपा लिया और थोड़ी देर में वो भी सो गई। इसका सीधा मतलब था कि सरगम मान तो गई, लेकिन वो अभी देव को और ज्यादा परेशान करना चाहती थी और देव भी परेशान होने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ आराध्या को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो बालकनी में टहल रही थी। तभी अभिमान बालकनी में आकर बोला, अंडरस्कोप तुम्हें आज सोना नहीं है? आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्कोप नहीं मुझे बेचैनी हो रही है। अभिमान बोला, अंडरस्कोप तो तुम्हारी बेचारी कम करने के लिए मैं क्या करूं? आराध्या ने हंसकर कहा, अंडरस्कोप मुझे नाच कर दिखाओ। अभिमान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने आराध्या को आंखें दिखाते हुए कहा, अंडरस्कोप गिलहरी तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे सॉफ्टनेस का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हो? आराध्या भी हाथ बांधकर गुस्से में बोली, अंडरस्कोप नहीं बिल्कुल नहीं लगता, अकेली में ही क्यों परेशान हो? तुम्हें भी तो होना चाहिए, बच्चा तो तुम्हारा भी है ना। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्कोप मेरा बच्चा है इसलिए तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को चुपचाप सह लेता हूँ, वरना तुम जानती हो ना कैसा हूँ। आराध्या ने भी मुंह बनाकर कहा, अंडरस्कोप हाँ जानती हूँ कैसे हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। अभिमान गुस्से में वहां से चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी और आराध्या की बहस हो जाए। इस मामले में अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता था। उसे लगता था अगर वो आराध्या से लड़ाई करेगा तो उसका सीधा असर बच्चों पर होगा, और इसीलिए ना चाहते हुए भी वो आराध्या के कमेंट को बर्दाश्त कर जाता था। करीब 10 मिनट बाद अभिमान अपने मूड को फ्रेश करके वापस से बालकनी में गया। आराध्या बालकनी के झूले पर बैठी हुई थी। अभिमान भी जाकर उसके पास बैठ गया और बहुत प्यार से बोला, अंडरस्कोप गिलहरी हुआ क्या है? आराध्या ने नम आंखों से कहा, अंडरस्कोप बताया तो बेचैनी हो रही है। अभिमान को समझ आता था कि आराध्या 2 मिनट में गुस्सा करती है और 2 मिनट में मासूम बन जाती है, क्योंकि उसका मूड कुछ ज्यादा ही स्विंग हो रहा है। मूड स्विंग होता भी क्यों ना, आखिर बच्चा भी तो अभिमान रघुवंशी का था। अभिमान खड़ा हुआ और कुछ सोचकर बोला, अंडरस्कोप चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ही मेंशन से निकलकर गाड़ी तक आए, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठने के हुए वैसे ही आर्या आराध्या को आवाज लगाने को हुई, लेकिन तभी शिवाय ने उसे रोक लिया। वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय ने आर्या से कहा, अंडरस्कोप क्यों रोक रही हो उन्हें? आर्या बोली, अंडरस्कोप शिवाय अच्छी बात नहीं है कि जब मन करता है दोनों मेंशन से चले जाते हैं। आराध्या प्रेग्नेंट है, उसका ऐसे वक्त बे वक्त बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो आपने रोक लिया,
लेकिन सिंड्रेला चाची को पता चलेगा तो दोनों का बाहर जाना बंद कर देगी, वो भी रात के टाइम तो बिल्कुल बंद। इतना कहकर आर्या वहां से पैर पटक कर चली गई। शिवाय भी आर्या के पीछे कमरे तक आ गया। शिवाय ने फिर आर्या को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, देखो बहुत मुश्किल से दोनों का रिश्ता ट्रैक पर आया है। अगर उन्हें छोटी छोटी बातों पर टोका जाएगा तो अभिमान इरिटेट हो जाएगा। तुम ये क्यों देख रही हो कि रात का वक्त है? ये क्यों नहीं देखी कि अभिमान आराध्या के लिए कितना पजेसिव हो गया है? आर्या ने धीरे से कहा, अंडरस्को, वो आराध्या के लिए नहीं है, अपने बच्चे के लिए है। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी। शायद आप तो इस बात को इग्नोर कर दो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अभिमान को मैंने इतने से इतना बड़ा कर दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चलता है और क्या नहीं। भगवान ना करे अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो वो आराध्या को छोड़ने में सेकंड भी नहीं लगाएगा। इसीलिए दिन रात कान्हा से बस उस बच्चे की सलामती की प्रार्थना करती हूँ। कहते हुए आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई, क्योंकि उसे डर था कि शायद अब भी अभिमान और आराध्या का रिश्ता कमजोर सी डोर पर टिका हुआ है, जो कभी भी टूट सकती है। शिवाय ने आर्या को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे अभिमान को समझ आ जाएगा कि आराध्या से परफेक्ट लड़की उसकी जिंदगी में आ ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी, जहां एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था। अभिमान गाड़ी से उतरने लगा और साथ साथ आराध्या भी। अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर कहा, अंडरस्को, तुम कहाँ जा रही हो? आराध्या बोली, अंडरस्को, तो मैं क्या यही बैठी रहूंगी? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ और क्या यही बैठी रहो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर अभिमान गाड़ी से उतरकर चला गया। आराध्या उसे देख रही थी। कितना बदलाव आ गया था अभिमान के अंदर। पूरी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि अभिमान इतना बदल जाएगा। सच में अभिमान आराध्या के और अपने बच्चे के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया था। थोड़ी देर में अभिमान वापस आया। उसने आइसक्रीम आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, ये लो, खा लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और आराध्या ने आइसक्रीम ले ली, फिर बोली, अंडरस्को, तुम अपने लिए लेकर नहीं आए? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातें सुन लेता हूँ ना, उसी में मेरा कोटा पूरा हो जाता है। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आइसक्रीम का रैपर खोल लिया। आराध्या आइसक्रीम खाने लगी। उसका पूरा ध्यान आइसक्रीम में था, जबकि अभिमान का पूरा ध्यान आराध्या पर। और तभी अभिमान के दिल ने कहा, अंडरस्को, ये क्या कर रहा है तू? ऐसे तो तुझे इससे प्यार हो जाएगा। और तभी अभिमान का दिमाग बोला, अंडरस्को, ऐसे ही लड़की को देखने से प्यार हो जाता है क्या? इसे तो मैं जब से देखता आ रहा हूँ, जब ये गिलहरी जितनी थी, अब तक तो नहीं हुआ, अब क्या होगा? तभी दिल ने कहा, अंडरस्को, प्यार को होने के लिए वक्त नहीं चाहिए, एक ही नज़र में हो जाता है तो इससे अपनी नज़र हटाओ, नहीं तो सच में प्यार हो जाएगा। दिमाग बोला, अंडरस्को, अभी ऐसे प्यार नहीं होता। देख अभिमान, आराम से देख, तेरी ही बीवी है और तेरा इस पर पूरा हक भी है। तभी दिल बोला, अंडरस्को, हक होने का मतलब ये नहीं कि इसे ऐसे घूर घूर के देखेगा। दिल फिर बोला, अंडरस्को, घूर के नहीं देख रहा, बस देख रहा है। अच्छी तो लग रही है आइसक्रीम खाते हुए। अभिमान तेरी ही बीवी है और तेरा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। तूने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो क्या सारी जिंदगी आराध्या से दूर रहेगा नहीं ना? एक्सेप्ट कर ले इसे, अच्छी लड़की है। तू भी जानता है, जहां आजकल लड़कियां क्लब में पब में मुंह मारती फिरती हैं, वहां ये लड़की तेरे जैसे हैंडसम लड़के को भी भाव नहीं देती। सोच ले अभिमान, लड़की अच्छी है, पूरी रघुवंशी फैमिली जानती है, और वैसे भी कहीं ना कहीं तू भी तो इससे दिल लगाने लगा है। तभी दिमाग बोला, अंडरस्को, कोई दिल नहीं लगाता। अभिमान, ज्यादा मत देख, वरना ये तुझे अपना गुलाम बना लेगी। अभिमान के दिल और दिमाग लड़ने लगे। उसके अंदर भी अपने पापा वाली क्वालिटी थी, दिल और दिमाग के बीच में पीसने की। अभिमान ने गुस्से में स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और तभी आराध्या ने अपना चेहरा घुमाकर अभिमान को देखा और बोली, अंडरस्को, क्या हुआ? अभिमान ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं, कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे थे, उन्हें भगाया है। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी।
अभिमान ने टिश्यू पेपर लिया, आराध्या के चेहरे को हल्का सा साफ किया और एक और टिश्यू पेपर से उसके हाथों को साफ करके बोला, अंडरस्को और खानी है कि चले? आराध्या बोली, अंडरस्को नहीं, बस चलना है। अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और दोनों ही वहां से चले गए। अगले ही पल अभिमान आराध्या को कमरे में लेकर आया और वार्निंग देते हुए बोला, अंडरस्को रात के 11:30 बज रहे हैं, अब चुपचाप जाकर सो जाओ। आराध्या ने एक नज़र अभिमान को देखा और फिर मुस्कुराकर बेड की तरफ चली गई। जैसे ही वो गई वैसे ही अभिमान का फोन रिंग करने लगा। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेहरे पर टेंशन लेकर कमरे में आया और आराध्या को देखकर बोला, अंडरस्को गिलहरी, मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है, तुम अपना ध्यान रखना। अगर अकेले मन ना लगे तो मीरा को अपने पास सुला लेना। आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो युग से कह देना, बाहर जाने का मन करेगा तो कृष को कह देना। कहने का मतलब ये है मैं नहीं रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे किसी भी फैमिली मेंबर से हेल्प ले सकती हो, कोई मना नहीं करेगा, समझी? आराध्या को हंसी आ गई, फिर वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अंडरस्को समझ गई, तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं इस घर में नहीं हूँ। मुझे सब समझ आता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अभिमान बोला, अंडरस्को है कोई टेंशन तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम सो जाओ। आराध्या ने एक बार फिर पूछा, अंडरस्को तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते क्यों नहीं हो? अभिमान बोला, अंडरस्को मैंने कहा ना गिलहरी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी टेंशन होती है, तुम्हें मैं क्या बताऊंगा और तुम क्या समझोगी? तुम इन बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, बस सो जाओ। इतना कहकर वो आराध्या के पास आया और उसने थोड़ी देर तक आराध्या के माथे को, बालों को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में आराध्या सो गई। दूसरी तरफ युग और कृष एक पल के लिए भी नहीं सोए थे, कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मीरा को कैसे बचा सकते हैं। और तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ, जिसमें एक मैसेज था। उसमें लिखा था, अंडरस्को तुम बानी से शादी करोगी या नहीं, मुझे अभी जवाब दो। कृष के चेहरे पर एक बार फिर पसीना आ गया। उसने युग को देखा तो युग बोला, अंडरस्को उसे बोल कि तू बानी से शादी करेगा, अगर तूने मना कर दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। कृष ने हाँ में गर्दन हिलाए और रिप्लाई करते हुए कहा, अंडरस्को हाँ मैं बानी से शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे मीरा से बात करवानी होगी। मुझे देखना है कि तुमने मीरा को सही से रखा भी है या नहीं। याद रखना, अगर छुटकी को थोड़ी भी चोट लगी या उसे खरोंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ शिवाय बालकनी में ये मैसेज पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कृष के कमरे की बालकनी की तरफ देखा और खुद में ही बोला, अंडरस्को इतना प्यार करता है लेकिन घर में किसी को नहीं बताया, बेवकूफ कहीं का। 503 आपका प्यार आज भी वैसे ही है। अगली सुबह जब देव की आंख खुली तो उसके पास सरगम नहीं थी। देव को समझते देने लगी कि सरगम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। देव उठकर बैठ गया। उसने अंगड़ाई तोड़ी और खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को लगता है बीवी का गुस्सा अभी वैसा का वैसा ही है। देव तैयार होकर नीचे गया। हर जगह उसने सरगम को ढूंढा, लेकिन उसे सरगम कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसने किचन में देखा जहां सरगम नाश्ता बना रही थी। देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो सीधा गया, उसने सरगम को पीछे से टाइटली हग कर लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, अंडरस्को सरगम मैं तो तुम्हारी धुन में थिरकना चाहता हूँ और तुम हो कि नाराज होकर बैठ गई। गलती मान तो रहा हूँ, तुम कहोगी तो कान पड़कर उठक बैठक भी कर लूंगा, बस तुम नाराज मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी किसी ने पीछे से देव के कंधे को हल्का सा थपथपाया। देव ने अपना हाथ झड़कते हुए कहा, अंडरस्को आबे कौन है? इतने में फिर से किसी ने देव के कंधे को थपथपाया। देव ने गुस्से में पलटकर देखा तो शिवाय उसे सुलगती हुई आंखों से देख रहा था। अचानक देव के मुंह से चीख निकल गई। उसने हल्का सा पलटकर सरगम को देखा तो उसकी फिर से चीख निकल गई, क्योंकि वो सरगम नहीं शिवाय की छुई मुई थी, जिसके हाथ में बेलन था। देव ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे घबराहट के मारे उसका दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। फिर उसने चूहे से आवाज निकालकर कहा, अंडरस्को सरगम कहाँ है?
उद्धरण चिन्ह। आर्या गुस्से में देव को देखकर बेलन दिखाती हुई बोली, अंडरस्को सरगम चली गई और अब तुझे हर जगह सरगम दिखाई देती है, एक बेलन मारूंगी ना अकला जाएगी। इतने में शिवाय ने देव का कॉलर पढ़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को अपनी वाली को जाकर पकड़, मेरी वाली को क्यों पकड़ रहा है। देव एक फेक मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को कैसी बातें कर रहे हो चाचू, ये तो मेरी मासी माँ और चाची दोनों है, वो तो मैंने सच में गलती से सरगम समझकर पकड़ लिया, आई एम रियली वाइज सॉरी। इतना कहकर वो वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाय ने एक बार फिर उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अंडरस्को आज के बाद मैं तुझे अपनी छुई मुई के आसपास भी देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्या के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई और शिवाय बहुत गुस्से में देव को देख रहा था। देव ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को चाचू कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर हल्का सहलाते हुए कहा, अंडरस्को बस कीजिए, जाने दीजिए, वो डर के ही मर जाएगा। आर्या की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, उसने देव के गालों को हल्का सा थपथपा कर कहा, अंडरस्को जा, मैं मजाक कर रहा था। देव ने हमें गर्दन हिलाए और किचन से बाहर जाने लगा, फिर वापस पलटकर शिवाय आर्या को देखकर बोला, अंडरस्को सच में चाचू आपका प्यार आज भी वैसे ही है जैसा पहले था। आर्या हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को तुझे बड़ा पता है कि पहले कैसा प्यार था। देव कुछ बोलता उससे पहले शिवाय भी बोला, अंडरस्को हाँ बता पहले कैसा प्यार था, जा चला जा, ज्यादा बड़ी बातें मत कर, उस वक्त तो तू सुसु पोटी भी जगह जगह करता घूमता था, अब आया है हमें बताने कि हमारा प्यार पहले जैसा है। देव थोड़ा पैर पटक कर बोला, अंडरस्को क्या है चाचू, कभी कभी तो आपसे बात करता हूँ, उसमें भी आप मेरी बेइज्जती कर देते हो, जाऊँ नहीं करता आपसे बात। इतना कहकर देव बाहर की तरफ जाने लगा और तभी आर्या बोली, अंडरस्को देव चाचू मजाक कर रहे हैं, तू तो बुरा मान गया। शिवाय ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को सच में मजाक कर रहा हूँ, तेरे पापा की टांग खींचते खींचते मुझे आदत हो गई है हर किसी की बेइज्जती करने की। इतना कहकर शिवाय ने देव की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, उसे गले लगा लिया। देव ने भी कसकर शिवाय को गले लगा लिया। देव को आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद उसने शिवाय को गले लगाया था, वरना तो इतने बिजी शेड्यूल में वो अपनी फैमिली वालों से भी ठीक से बात करना भूल गया था। शिवाय बोला, अंडरस्को तुझे पता है देव, तू बिल्कुल अपने पापा जैसा है। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो थोड़ा सा शिवाय से दूर हुआ और बोला, अंडरस्को पापा जैसा मतलब इंटेलिजेंट। शिवाय ने नामे ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं बेवकूफ। आर्या की हंसी छूट गई। देव ने एक नजर आर्या को देखा और बोला, अंडरस्को चाचा बड़े पापा सही कहते हैं, चाचू कुछ भी कहे आप बस उनकी बात पर हंस पड़ती हो, पूरा सपोर्ट करती हो चाचू को। इतना कहकर देव वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवाय और आर्या एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। आर्या फिर से अपने काम में लग गई। शिवाय बोला, अंडरस्को तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, उठा नहीं है क्या? आर्या बोली, अंडरस्को नहीं, वो तो सुबह सुबह उदयपुर चला गया। शिवाय ने कहा, अंडरस्को क्यों उदयपुर क्यों गया? आर्या बोली, अंडरस्को वो तो मुझे नहीं पता, बस यही कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ और आराध्या का ध्यान रखना। शिवाय ने आर्या को मीठी सी मुस्कुराहट पास की और किचन से बाहर आ गया। शिवाय कुछ सोच रहा था और तभी उसने सीढ़ियों से आते हुए कृष को देखा। कृष की आंखें बता रही थी पूरी रात सोया नहीं है। शिवाय ने फिर दिव्यांश को कमरे से निकलते हुए देखा। शिवाय ने दिव्यांश को कुछ इशारा किया। दिव्यांश ने शिवाय के इशारे को समझते हुए कृष से पूछा, अंडरस्को हाँ तो कृष कहाँ है वो लड़की जिससे तुम शादी करने वाले हो, या फिर बानी से तुम्हारी शादी करवा दे? ये सुनते ही कृष सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतने में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें एक मैसेज था, अंडरस्को 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, वरना मीरा की गर्दन देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैसेज पढ़ने के बाद कृष के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा,
भाई आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। शिवाय ने जानबूझकर कृष को छेड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग गई या तू झूठ बोल रहा था? कृष ने बहुत गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय मन ही मन हंसकर खुद से बोला, अगर इसे गलती से भी पता चल गया कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये तो मुझे आंखों से ही देखकर भस्म कर देगा। हे भगवान, इसे कभी ना पता चले कि ये सब मैं कर रहा हूँ, वरना सच में ऐसा नाराज होगा कि जिंदगी भर नहीं मानेगा। बेचारा शिवाय भाई करता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता है और इसी के शिवाय भाई ने इसकी जिंदगी में आग लगा रखी है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बाथरूम में कपड़े धो रहा था और साथ साथ गाना भी गुनगुना रहा था। शायद उसे कपड़े धोते हुए गाना गुनगुनाने की आदत थी, तभी उसके मुंह से कुछ बोल निकले, अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। अगले ही पल अनिरुद्ध ने गाना चेंज किया और गुनगुनाने लगा, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। थोड़ी देर में अनिरुद्ध ने गाना फिर से चेंज किया, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है, वो कल भी आसपास थी, वो आज भी करीब है। शायद अनिरुद्ध को पुराने गाने कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते थे या फिर आज उसे पुराने गाने याद आ रहे थे। थोड़ी देर में अनिरुद्ध ने सारे कपड़े धो लिए और उसे सुखाने के लिए बालकनी में गया। अनिरुद्ध थक गया था। उसने शिवांगी को आवाज लगाते हुए कहा, तितली यहाँ आओ, चलो कपड़े सुखाने में मेरी हेल्प करो। लेकिन शिवांगी वहां नहीं आई। अनिरुद्ध के कपड़े को झाड़ झाड़ कर बालकनी में सुखा रहा था और खुद में ही बड़बड़ाया, कल तो मेरी बड़ी हेल्प कर रही थी, आज हेल्प मांगने में भी नहीं कर रही। कोई बात नहीं अनिरुद्ध, अपना काम स्वयं करो, वैसे भी जब ये चली जाएगी तभी तो मुझे अपना काम खुद ही करना है। शिवांगी चली जाएगी, ये सोचकर अनिरुद्ध के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि शिवांगी उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर वो खुद से ही बड़बड़ाया, तितली को एक दिन तो जाना ही है। अनिरुद्ध, तू तितली से ज्यादा अटैचमेंट मत रख, वो चली जाएगी, उसे जाना ही होगा। देखना एक दिन उसके बड़े पापा ताऊ या जो भी उसकी फैमिली मेंबर है उसे ढूंढ लेंगे और वो यहाँ से चली जाएगी। अचानक ही अनिरुद्ध के दिल ने फिर से कहा, लेकिन क्या वो मेरे बिना रह लेगी? अनिरुद्ध ने अपने विचारों को झटका और फिर से कपड़े सुखाने लगा। कपड़े सुखाने के बाद जब वो लिविंग एरिया में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी ने पूरे घर की डस्टिंग करके सफाई कर दी थी और अब वो किचन में कुछ काम कर रही थी। अनिरुद्ध ने पूरे लिविंग एरिया में नजर घुमाई तो हैरान हो गया। फिर वो किचन में गया जहां शिवांगी ने अपने और अनिरुद्ध के लिए पलावी बनाए थे। अनिरुद्ध धीरे से बोला, तितली। शिवांगी ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, तितली ने खाना बनाया। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, कैसे बनाया? शिवांगी मुस्कुराकर बोली, यूट्यूब से। अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उसका फोन उसके पास नहीं था। उसने नोटिस किया कि उसका फोन किचन की स्लैब पर रखा हुआ है और उसमें रेसिपी चल रही है। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी सच में बहुत क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट है। उसने यूट्यूब में से देखकर पुलाव बना लिए। शिवांगी ने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और उसकी बाजू पकड़कर बोली, चलो खाते हैं, लंच रेडी। अनिरुद्ध ने बस हमें गर्दन हिला दी। आज वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था। इतने उसने कपड़े धोए, इतने शिवांगी ने पूरे घर की सफाई भी कर ली और अब उसके लिए लंच भी बना दिया। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि अवनीत जीजू सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तितली को मौका नहीं मिला, वरना तितली हर चीज बहुत जल्दी से सीख सकती है। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, तितली तुम्हें मोबाइल चाहिए? शिवांगी बोली, मोबाइल है, अनिरुद्ध का मोबाइल। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरा मोबाइल नहीं, तुम्हारा अपना पर्सनल मोबाइल जिससे तुम बहुत सारी वीडियो देख सकती हो। शिवांगी खुश होकर बोली, हाँ तो दे दो, फिर मैं उसमें प्यार वीडियो भी देखूंगी। अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे याद आया कि शिवांगी एक बार टीवी पर किसिंग सीन देख रही थी और उसके बारे में फिर उसी से पूछ रही थी।
अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, नहीं, ऐसी वीडियो नहीं देखनी, वो वीडियो गंदी होती है, समझ गई। शिवांगी ने थोड़ा सा मुंह बनाया और हाँ मैं गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अगले ही पल शिवांगी के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और प्यार से बोला, अंडरस्को, देखो उसे नहीं देखते, वो अच्छी नहीं होती, तुम खाना बनाने की रेसिपी देखना, फिर मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना, कार्टून देखना, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना। शिवांगी खुश हो गई और उसने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, ओके तितली अनिरुद्ध को खाना खिलाएगी, कार्टून देखेगी। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आई, फिर उसने पुलाव को देखा, जो देखने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। वैसे भी नाश्ते में अनिरुद्ध ने अपने और शिवांगी के लिए दूध और ब्रेड का इंतजाम कर दिया था और दोनों ने वही खाया था। अनिरुद्ध ने जैसे ही पुलाव खाया, वैसे उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सच में शिवांगी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तितली ने पहली बार खाना बनाया, वो भी इतना टेस्टी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, तितली बहुत ही यम्मी है। शिवांगी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और उसने भी फिर पुलाव खाया और फिर अनिरुद्ध को देखकर बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध सच में यम्मी है। दोनों ही हंसने लगे। अचानक ही कुछ सोचकर अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, तितली तुम्हारे ताव आएंगे तो मुझे बचा तो लगी ना। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, तितली अनिरुद्ध को बचा लेगी। इतना कहकर तितली अपनी जगह से खड़ी होकर अनिरुद्ध के पास आई और उसने अपनी बाहें अनिरुद्ध पर लपेट दी और बहुत प्यार से बोली, अंडरस्को, तितली अनिरुद्ध को कुछ नहीं होने देगी। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, ये कितनी प्यारी है। सच में अनिरुद्ध, अगर ये चली गई तेरा मन नहीं लगेगा, पर कर भी क्या सकता है। कहाँ ये माफिया किंग की बेटी और कहाँ तू एक मामूली सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके घर वाले तुझे जिंदा छोड़ दे, यही बहुत बड़ी बात है और तू इसके साथ। नहीं नहीं, तू इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच, ये यहाँ से चली जाएगी, तुझे इसके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। 504 परेशान अभिमान। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खा लिया। शिवांगी ने प्लेट धोकर रख दी, लेकिन अब उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना थक गई। अनिरुद्ध ने प्यार से कहा, अंडरस्को, थक गई। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और शिवांगी ने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध बहुत प्यार से शिवांगी को कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लेटाकर उसी के पास लेट गया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अंडरस्को, चलो तो अब थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। शिवांगी अनिरुद्ध को देखकर प्यार से बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध, शाम को आइसक्रीम। अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, पुलाव खिलाकर आइसक्रीम खानी है। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अनजाने में ही शिवांगी के बालों को हल्का सा चूमकर कहा, अंडरस्को, ठीक है, लेकिन अभी सो जाओ। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाई तो अनिरुद्ध ने पूछा, अंडरस्को, तुमने अपनी दवाई खाई? शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शक भरी नजरों से शिवांगी को देखा तो शिवांगी झट से बोली, अंडरस्को, तितली झूठ नहीं, तितली सच में दवाई खाए। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने अपना हाथ शिवांगी की आंखों पर रखा और थोड़ी ही देर में शिवांगी सो गई। दूसरी तरफ अभिमान की फ्लाइट उदयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई और वो तेज कदमों से जल्दी जल्दी अपने मैनेजर के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आया, वैसे ही एक लग्जरी गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। अभिमान उसमें बैठा और वो लग्जरी गाड़ी वहां से चली गई। अभिमान ने अपनी शर्ट के बटन को खोले उसे फोल्ड करने लगा और ड्राइवर को देखकर बोला, अंडरस्को, मुझे होटल नहीं पहले हॉस्पिटल लेकर चलो, उसकी हालत नाजुक है। अभिमान की बात सुनकर अभिमान के मैनेजर ने कहा, अंडरस्को, सर आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? अभिमान बोला, अंडरस्को, अपने दोस्त से। मैनेजर बोला, अंडरस्को, सर आपका कोई दोस्त भी है? अभिमान ने कहा, अंडरस्को, हाँ मेरे साथ लंदन में पढ़ता था। मैनेजर ने पूछा, अंडरस्को, सर क्या हुआ है उन्हें? उनकी हालत नाजुक क्यों है? अभिमान बोला, अंडरस्को, ये तो हॉस्पिटल पता चलेगा कि आखिर उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। ये सुनकर मैनेजर की आंखें हैरानी से फैल गई।
लेकिन अब उसके अंदर पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में अभिमान की गाड़ी एक अस्पताल के बाहर आकर रुकी। अभिमान गाड़ी से उतरकर तेज कदमों से चेहरे पर टेंशन लेकर जल्दी जल्दी अंदर गया। वहां जाकर उसने देखा तो एक कॉरिडोर में एक बूढ़ी औरत और एक 22-23 साल की लड़की खड़े हुए थे और दोनों की आंखें नम थी। अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कभी अपने दोस्त की फैमिली को देखा नहीं था, लेकिन उन दोनों को देखकर उसे अंदाज हो गया कि हो ना हो ये उसके दोस्त की फैमिली है। अभिमान उस लड़की के पास गया और बोला, अंडस्को, तुम कार्तिक की बहन। इतना ही कहा था कि वो लड़की अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडस्को, मैं कार्तिक की बहन कनिका हूँ और ये हमारी दादी। अभिमान ने झुककर दादी के पैर छुए और हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को, मैं अभिमान कार्तिक का दोस्त, हम साथ में लंदन में पढ़ते थे, क्या हुआ है कार्तिक को? दादी रोते रोते बोली, अंडस्को, होना क्या है? 10 बार समझा चुकी थी कि वो लड़की तुझे प्यार नहीं करती, लेकिन पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू किया कि मुझसे मेरा पोता छीन लिया। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। अभिमान को बात समझ नहीं आई। कनिका भी रोते रोते बोली, अंडस्को, भैया किसी लड़की से प्यार करते थे, उस लड़की ने भैया को छोड़ दिया। भैया गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने चौथी बार सुसाइड करने की कोशिश की है। इतना कहकर कनिका भी फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान को समझ नहीं आ रहा था वो कनिका और दादी को कैसे संभाले, लेकिन उसे उस लड़की पर भी गुस्सा आ रहा था जिसने कार्तिक को छोड़ दिया था, जबकि कार्तिक एक बहुत अच्छा लड़का था। अभिमान उस कमरे के अंदर जाने को हुआ जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अभिमान को देखकर कहा, अंडस्को, आप अंदर नहीं जा सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर दादी और कनिका के पास गया और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ बोला, अंडस्को, आई एम सॉरी, हम आपके पोते को बचा नहीं सके। और ये सुनते ही कनिका और दादी एकदम से सुन हो गए। दादी तो वहीं बैठकर रोने लगी और कनिका जैसे तैसे अपनी दादी को संभाल रही थी। अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे रोना पीटना नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त कनिका और उसकी दादी को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अभिमान ने कनिका को संभालने के लिए कहा, अंडस्को, कनिका प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, अंडस्को, क्या मैं कार्तिक को देख सकता हूँ? डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभिमान अपने आप को संभालता हुआ धीरे कदमों से कमरे के अंदर जाने लगा। उसके सामने कार्तिक की लाश थी। अभिमान की आंखें नम हो गई। उससे पहले उसे कभी इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन कार्तिक को ऐसे देखकर उसका दिल छलनी हो रहा था। कार्तिक के साथ उसने लंदन में 2 साल बिताए थे। कार्तिक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कार्तिक को लंदन भेज दे, इसलिए उसने स्कॉलरशिप लेकर लंदन में पढ़ाई स्टार्ट की थी। पार्ट टाइम में जॉब भी करता था ताकि कुछ पैसे अपने घर भी भेज सके। इतना एजुकेटेड समझदार होने के बाद कार्तिक ने सुसाइड कर ली। ये बात अभिमान से हजम नहीं हो रही थी, लेकिन अपने सामने अपने दोस्त के लाश देखकर वो इस बात को नकार भी नहीं सकता था कि कार्तिक ने एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी जान दे दी। अभिमान थोड़ा आगे आया। उसने बहुत मुश्किल से कफन को कार्तिक के चेहरे पर ढक दिया और उसी के साथ अभिमान के कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी, अंडस्को, अभिमान, तू तो रघुवंशी फैमिली से है, तुझे थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ेगी, तू तो जाएगा और जाकर सीधा अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। लेकिन यार मुझे तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी। एक बार अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा और दादी उन्हें अब सिलाई कढ़ाई का काम नहीं करने दूंगा। जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है तब से दादी ही मुझे और मेरी बहन को संभाल रही है। देखना जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसी न जाने कितनी ही बातें कार्तिक ने अभिमान से कही थी। अभिमान ने कई बार कार्तिक को रघुवंशी इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन हर बार वो बहाना मार देता था या फिर कहता था कि वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है, दोस्त के एहसान तले दबकर नहीं। अभिमान की आंखों से आंसू बह गए और तभी दादी और कनिका भी भागते हुए अंदर आए और दोनों ही कार्तिक की लाश से लिपट कर रोने लगी। अभिमान को तो इतना भी नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में वो दादी और कनिका को कैसे संभाले। अगले ही पल अभिमान ने कार्तिक की चिता को दाग दे दिया।
उसी के बिल्कुल पीछे दादी और कार्तिक की बहन कनिका जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अभिमान को नहीं पता था कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसके दिमाग में कई बार आया कि वो रघुवंशी मैंशन फोन करके चाचू को या पापा को बुला ले, लेकिन फिर उसने रघुवंशी मैंशन से बुलाना इग्नोर कर दिया। कार्तिक की चिता जल रही थी, अभिमान के आंसू बह रहे थे। उसने बहुत अच्छे और एंजॉयफुल लम्हे कार्तिक के साथ बिताए थे, लेकिन अब सब कुछ उस चिता के साथ जल रहा था। अभिमान को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका एक अच्छा दोस्त इस दुनिया से जा रहा है। करीब 2 घंटे बाद अभिमान एक फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था। कनिका और दादी उस फ्लैट के पास अभी अभी आई थी। अभिमान ने फ्लैट की ओर इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को दादी आपको यही रहना है, आप सबका खर्चा मैं उठाऊंगा। कनिका की शादी में जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। बस समझ लीजिए कि आपके कार्तिक की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन कार्तिक की जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी करूंगा। दादी रोते हुए बोली, अंडरस्को नहीं नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आज तक भी तो मैं अपने पोते पोती को संभालती आई हूँ, जब तक जान है संभाल लूंगी। अभिमान ने हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को ऐसा मत करिए दादी, मुझे भी अपना कार्तिक जैसा ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने कनिका के गाल पर हाथ लगाया और कनिका के आंसू फिर से बहने लगे। अभिमान ने कनिका के आंसू साफ किए और बोला, अंडरस्को चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बड़े पापा कहते हैं बड़े से बड़ा दुख भी वक्त के सामने छोटा है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जैसे ही तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। कनिका ने बस हमें गर्दन हिला दी। अभिमान बहुत मुश्किल से दादी और कनिका के लिए एक फ्लैट का अरेंजमेंट करके उन्हें वहां रहने के लिए कह दिया था और खुद उन दोनों से विदा लेकर होटल वापस आ गया। होटल वापस आने के बाद उसने मैनेजर से कहा, अंडरस्को दादी और कनिका इन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर ने हमें गर्दन हिलाए और अभिमान अपने कमरे में आ गया। अभिमान इस वक्त बहुत बेचैन था, बहुत ज्यादा। उसके लिए ये सब हजम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या करता, अपने हाथों से अपने दोस्त की चिता को अग्नि देकर आया था। थोड़ी देर में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो फोन आराध्या का था। अभिमान ने फोन रिसीव किया और अपनी बेचैनी को कंट्रोल करते हुए बोला, अंडरस्को क्या हुआ, गिलहरी सोई नहीं? काफी रात हो गई, सो जाओ। आराध्या बोली, अंडरस्को नींद नहीं आ रही। अभिमान बोला, अंडरस्को बेचैनी हो रही है। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हो तो रही है पर क्या करूं? बड़ी माँ कह रही थी कि ऐसी बेचैनी तो पूरे टाइम होती है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? अभिमान अगर इस वक्त आराध्या के सामने होता तो शायद उसे गले लगाकर रोने लग जाता, लेकिन अभिमान शिवाय का बेटा था, इतनी जल्दी आंसू उसकी आंखों में आना पॉसिबल ही नहीं था। अभिमान एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को हाँ, जिस काम के लिए आया था वो हो गया, कल वापस आ रहा हूँ। आराध्या बोली, अंडरस्को अभिमान काफी लो साउंड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभिमान बोला, अंडरस्को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हो टेंशन होती है, तुम ये सब छोड़ो, ये तो लाइफ में लगा रहता है। तुमने खाना खाया? आराध्या बोली, अंडरस्को हाँ खाया। अभिमान बोला, अंडरस्को ठीक है तो फिर सो जाओ, मुझे भी सुबह निकलना है। आराध्या ने गुड नाइट कहकर फोन कट कर दिया। आराध्या तो बेड पर आकर लेट गई। उसे भी थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, या शायद कह सकते हैं कि अभिमान की आवाज सुनकर उसे अभिमान की टेंशन हो गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ड्रिंक का गिलास लेकर बालकनी में खड़ा हुआ था। अचानक ही कुछ सोचकर अभिमान ने किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्को कार्तिक की डेथ कैसे हुई? क्या सच में उसके पीछे उसके ब्रेकअप की वजह है, या फिर उसे किसी ने सुसाइड करने के लिए उकसाया है और उसने सुसाइड कैसे की? मुझे सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दो, और अगर उसके पीछे उस लड़की का हाथ है तो मुझे उस लड़की की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे ये भी पता करके बताओ कि क्या कार्तिक के ऊपर कोई कर्जा था। कहने का मतलब है मुझे उसकी सुसाइड की सही रीजन पता करके बताओ। इतना कहकर अभिमान ने फोन कट कर दिया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास पूरा खत्म कर दिया।
अगली सुबह आराध्या जब नीचे आई तो उसने देखा रघुवंशी मैंशन पूरे तरीके से सजा हुआ है। आराध्या धीरे धीरे किचन में गई जहां घर की औरतें काम कर रही थी। आराध्या ने दृष्टि से पूछा, अंडस्को आज कुछ है क्या? दृष्टि बोली, अंडस्को हाँ, कृष और बानी की सगाई है। आराध्या हैरानी से बोली, अंडस्को इतनी जल्दी और क्या कृष भैया मान गए? दृष्टि अपना काम करते हुए बोली, अंडस्को हाँ मान गया, वैसे भी बानी अच्छी लड़की है, बचपन से हम सब उसे जानते हैं, हमारे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएगी। सब कृष की शादी को लेकर खुश थे, लेकिन हीर का दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हीर ने अपना फोन निकाला और मीरा को कॉल किया, क्योंकि कल से उसे भी मीरा कहीं दिखाई नहीं दी थी। मीरा का फोन तो शिवाय के पास था। उसने फोन देखा और उसे कट कर दिया और फिर एक मैसेज टाइप किया, अंडस्को बड़ी माँ मैं यहाँ फ्रेंड के साथ ट्रिप पर आई हुई हूँ, बाद में बात करूंगी। हीर ने अब जाकर एक चैन की सांस ली और ओके लिखकर भेज दिया। 505 अच्छा किडनैपर है। रात के समय पूरा मेंशन सजा हुआ था। आज कृष और बानी की सगाई थी। कृष अपने कमरे में तैयार होकर बैठा हुआ था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हर थोड़ी देर बाद अपने फोन को चेक कर रहा था। तभी कमरे में युग आया। उसने कृष को देखकर कहा, अंडस्को चल सब नीचे बुला रहे हैं। कृष ने युग को देखा और एक बार फिर बोला, अंडस्को युग यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बानी से सिंपैथी है, प्यार नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा उस लड़की के साथ, वैसे भी वो लड़की किसी और से प्यार करती है। युग कृष को समझाते हुए बोला, अंडस्को देख फिलहाल तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सगाई तो तुझे करनी पड़ेगी। कृष का दिल बैठा जा रहा था। वो एकदम से सोफे पर बैठ गया और युग को देखकर बोला, अंडस्को कोई रास्ता नहीं है। युग ने ना में गर्दन हिला दी। कृष बोला, अंडस्को सच कहूँ मैं सोच रखा था कि अगर पापा मेरी जबरदस्ती बानी से शादी करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा, लेकिन अब तो मैं घर से भी नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता यार, मैं नहीं भाग सकता। युग बोला, अंडस्को देख मेरी बात सुन, बड़ी माँ क्या कहती है कि जैसी सिचुएशन हो खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए। अभी तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तू एक काम कर, जैसा हो रहा है उसे होने दे। बानी से शादी भी हो जाती है तो कर ले, लेकिन बाद में बानी को सब कुछ सच बता दे। अगर बानी तेरी सच में एक अच्छी दोस्त थी तो वो तेरी बात जरूर समझेगी। कुछ दिनों बाद तू बानी से डिवोर्स ले लियो। कृष इरिटेट होता हुआ बोला, अंडस्को यही तो प्रॉब्लम है इस घर की, इस घर में डिवोर्स नहीं होते। और तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन देखा तो उसमें कुछ फोटोग्राफ थी और उन सारी फोटोग्राफ्स में मीरा थी, लेकिन मीरा काफी खुश नजर आ रही थी। युग और कृष दोनों ही उन फोटो को देख रहे थे। युग ने कृष को बोला, अंडस्को यार बड़ा अच्छा किडनैपर है, कितने प्यार से मीरा को रख रहा है, वरना ज्यादातर किडनैपर तो हाथ पैर बांध देते हैं, मुंह बांध देते हैं। कृष ने गुस्से में युग को देखा तो युग दोनों हाथ दिखाकर बोला, अंडस्को गलती से बोल दिया, सॉरी। अगले ही पल के कृष के फोन में मैसेज आया, अंडस्को अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये जो मुस्कुराहट तुम मीरा के चेहरे पर देख रहे हो ना, ये बहुत जल्द गायब हो जाएगी। युग ने कहा, अंडस्को ऑप्शन नहीं है कृष, अब चल चुपचाप। युग कृष को खींचता हुआ में हॉल में ले आया, जहां सब कृष का ही इंतजार कर रहे थे। कृष ने सबसे पहले बानी को देखा, जिसकी आंखें बहुत उदास थी। देखकर ही पता चल रहा था कि इतना तो कृष परेशान नहीं है जितनी बानी है। कृष के पास तो फिर भी सपोर्ट थी, अपनी फैमिली की सपोर्ट, लेकिन बानी के पास तो उसके बस पापा थे और उसे भी अजय ओबरॉय ने किडनैप कर लिया था। कृष और बानी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। ना तो बानी खुश थी और ना ही कृष, पर तभी हीर थाली में अंगूठी लेकर आई। कृष ने अंगूठी उठाए और बिना बानी की तरफ देखे बानी की उंगली में पहना दी। बानी ने भी ऐसा ही किया, अंगूठी उठाए, लेकिन उसके आंख से एक आंसू गाल पर लुढ़क गया। बानी ने भी कृष को अंगूठी पहना दी। सबने ताली बजाई और तभी आराध्या ने देखा कि अभिमान गेट पर खड़ा हुआ था। आराध्या जल्दी से अभिमान के पास गई और उसके हाथ से बैग लेती हुई बोली, अंडस्को इतना लेट क्यों आए? अभी अभी सगाई हुई है। अभिमान बोला, अंडस्को वो रास्ते में ट्रैफिक था,
कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना। आराध्या ने बैग एक सर्वेंट को दिया और बहुत हक से अभिमान की बाजू पकड़कर थोड़ा सा आगे लेकर आई, जहां कृष और बानी खड़े हुए थे, और फिर खुश होकर बोली, अंडस्को, अभिमान, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभिमान का ध्यान तो कार्तिक में था, उसे फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आराध्या के हाथ को अपनी बाजू से हटाकर कहा, अंडस्को, गिलहरी, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम चाहिए। आराध्या को बुरा लगा, लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और अभिमान वहां से चला गया। जैसे जैसे अभिमान अपने कमरे की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे आराध्या की आंखें भी नम हो गई थी। ऐसा नहीं था कि आराध्या को अभिमान से बहुत गहरा प्यार हो गया था, बस उसका मूड स्विंग होता था, जिस वजह से उसे खुद भी नहीं पता था वो कब खुश होती है और कब परेशान हो जाती है। आराध्या अब भी नम आंखों से अभिमान को देख रही थी, और तभी आर्या ने आराध्या के गाल पर हल्का सा हाथ लगाकर कहा, अंडस्को, सब ठीक हो जाएगा आराध्या, इतना परेशान नहीं होते, फिलहाल तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। आराध्या ने आर्या को देखकर एक झूठी सी मुस्कुराहट पास की और फिर सब कृष और बानी के पास खड़े होकर फोटो लेने लगी। देखते ही देखते सगाई का फंक्शन खत्म हो गया। कृष अपने कमरे में आ गया। उसने आते के साथ ही सबसे पहले अपना कोट उतारा और उसे गुस्से में बालकनी की तरफ फेंक दिया। शिवाय, जो कि अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था, उसने कोट देखकर मुस्कुराकर खुद से कहा, अंडस्को, ये लड़का भी ना जब बोलने का वक्त था तब बोला नहीं, अब गुस्सा दिखा रहा है। बच्चे, कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद मीरा को ले आएंगे, कर देंगे तेरा गुस्सा शांत। दूसरी तरफ कृष सच में गुस्से में उबल रहा था। 3 घंटे के फंक्शन भी उसे 3 जन के बराबर लग रहे थे। युग कमरे में आया, उसने कृष को गुस्से में देखा तो चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया, क्योंकि इस वक्त कृष के सामने बोलना खतरनाक साबित हो सकता था। कृष बेशक हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन गुस्सा भी अपने पापा जैसा ही था। कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाने के बाद उसने गुस्से में टेबल पर जोरदार पैर मारा और टेबल खिसक गई। युग ने दोनों हाथ हवा में हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और कृष चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, मेरी शादी हो जाएगी। युग, तू देख लियो, मेरी शादी हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। युग थोड़ा आगे गया, उसने फिर कृष को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अंडस्को, देख, अब तक तो मैं तुझे समझा रहा था, लेकिन अब मैं युगवीर तुझे वादा करता हूँ कि शादी तो तेरी मीरा से ही होगी। अपने भाई पर इतना तो भरोसा रख, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ बानी अपने कमरे में आई तो वो भी गेट बंद करके दरवाजे से टिक कर रोने लगी। सबसे ज्यादा हालत तो बानी की ही खराब थी। कृष के पास तो युग था उसे संभालने के लिए, लेकिन बानी के पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं जो उसे गले लगाकर चुप करवा देता। और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन देखा और आंसू पोंछकर कहा, अंडस्को, सागर नाम में गड़बड़ हो सकती है, मुझे याद नहीं है मैंने बानी के बॉयफ्रेंड का क्या नाम रखा था। मैंने कहा ना, मुझे बार बार कॉल मत किया करो, तुम्हारे बार बार कॉल करने से मैं तुम्हारी नहीं हो जाऊंगी। सागर, हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी जिंदगी से चले जाओ, वरना तुम भी इस दलदल में फंस जाओगे। अपने पापा को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो सच कहती हूँ, सुसाइड कर लूंगी। इतना कहकर बानी ने फोन कट किया और उसे सोफे की तरफ फेंक दिया और फिर से अपने आंसू के साथ वक्त बिताने लगी। और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। बानी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन फोन तब तक बजता रहा जब तक बानी ने फोन रिसीव नहीं कर लिया। जैसे ही बानी ने हेलो कहा, वैसे ही दूसरी तरफ से आवाज, अंडस्को, गुड जॉब बानी, यकीन नहीं आता कि तुमने रघुवंशी फैमिली को मना लिया। अब जितनी जल्दी हो सके शादी करके उस घर में सेटल हो जाओ और जो जो मैं कहूँ वो करती जाओ। बानी ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर ओब्रॉय, आप ठीक नहीं कर रहे। आपने कहा था कि मैं बस पेपर लाकर दूंगी, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अजय ने हंसकर कहा, अंडस्को, बानी, तुम शक्ल से बेवकूफ तो नहीं लगती, तो बनने की कोशिश भी मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहती हो तो जो जो मैं कह रहा हूँ उसे करती जाओ। अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, वरना अपने पापा की लाश देखने के लिए तैयार रहो। मुझे एक गोली तुम्हारे पापा के सीने में उतारने में सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, समझी?
अब चुपचाप जैसा मैंने कहा है वैसे ही करती जाओ, एक अच्छी बहू बनो, एक अच्छी पत्नी बनो और फिर उनके घर के सीक्रेट मुझे बताओ, और अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। बानी तो पहले ही बहुत रो रही थी, ये सब सुनकर उसका रोना और तेज हो गया। अजय ने बानी को ताना मारते हुए कहा, अंडरस्को, रोने से क्या होगा बानी, तुम्हारी प्रॉब्लम रोने से सॉल्व नहीं होगी बल्कि मेरा काम करने से होगी, समझ गई। अब ये रोना धोना बंद करो, कल तुम्हारी हल्दी और मेहंदी है, उसके बाद शादी, तो अपनी शादी को एंजॉय करो। और वैसे भी क्रिश से अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम्हारा सागर है ना, वो भी क्रिश से अच्छा नहीं है, समझ गई। और अगर चाहती हो कि मैं सागर को नुकसान ना पहुंचाऊं। अजय ने इतना ही कहा था कि बानी गिड़गिड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, प्लीज सागर को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज सागर को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज सागर को कुछ मत करना। बानी रोती रही लेकिन अजय को फर्क नहीं पड़ा। अजय ने फोन कट कर दिया और अगले ही पल बानी के फोन में मैसेज आया, अंडरस्को, अगर चाहती हो कि मैं सागर को भी कुछ ना करूं तो चुपचाप मेरी बात मानती जाओ। ये मैसेज पढ़कर बानी और ज्यादा रोने लगी। दूसरी तरफ शिवाय और दिव्यांश दोनों ही स्टडी रूम में बैठे हुए थे और दोनों ने ही बानी के फोन को टैप किया हुआ था। दोनों ही बानी और अजय की बातों को सुन रहे थे। बातें सुनने के बाद दिव्यांश ने हैरानी से कहा, अंडरस्को, तो ये अजय ओबरॉय है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बानी को परेशान कर रहा है। शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ, कुछ पुराने दुश्मन रह गए थे, सोचा था जिंदगी में पलटकर नहीं आएंगे, लेकिन ये तो वापस आ गए। अभी तो हमने रणविजय को भी नहीं मारा और एक और दुश्मन पैदा हो गया। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, तो अब क्या करना है, बानी तो मजबूर है। शिवाय ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ दिव्यांश, बानी भी बहुत मजबूर है, अजय की बात मानने के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, लेकिन तुझे बानी पर शक कब हुआ। शिवाय बोला, अंडरस्को, बानी एक बार स्टडी रूम में पेपर चुराने आई थी। फ्लैशबैक, बानी जब पेपर चुरा रही थी तो एकदम से लाइट जल गई, बानी की सांस रुक गई। उसने अपने हाथ में जो पेपर पकड़े हुए थे वो पेपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन शिवाय की स्टडी रूम में रखी हुई चीज शिवाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। बानी ने धीरे से वो पेपर एक साइड रख दिए और पलट कर देखा तो शिवाय खड़ा था। शिवाय इस वक्त बहुत हैरानी से बानी को देख रहा था। बानी के चेहरे का पसीना बता रहा था कि शिवाय को वहां देखकर वो कितना डर गई है। शिवाय बोला, अंडरस्को, बानी तुम यहाँ अंधेरे में। बानी को कुछ सूझा नहीं, वो लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडरस्को, वो क्या है अंकल, मुझे एक पेपर और पेन चाहिए था और मैं वो ढूंढ रही थी। शिवाय बोला, अंडरस्को, अंधेरे में ढूंढ रही थी। बानी ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और बोली, अंडरस्को, वो मुझे लगा कि किसी ड्रॉर में पड़ा होगा तो मैं ऐसे ही मोबाइल की टॉर्च से ढूंढने लगी। आई एम सॉरी, मैं बिना पूछे आपके स्टडी रूम में आ गई, मैं चलती हूँ। इतना कहकर बानी जाने लगी। बानी ने शिवाय को क्रॉस ही किया था कि शिवाय बोला, अंडरस्को, पेपर और पेन नहीं चाहिए। बानी ने बिना पलटे नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, मुझे जो पेपर और पेन पर करना है वो मैं मोबाइल में टाइप कर लूंगी। इतना कहकर उसने एक ही कदम बढ़ाया था कि शिवाय बोला, अंडरस्को, बानी कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहती हो। बानी ने पलटकर शिवाय को देखा। बानी की आंखों में पानी आ गया और शिवाय उसे तो आंखें पढ़ना आता था। उसे समझ में आ गया कि बानी अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन बता नहीं सकती। बानी ने नाम आंखों से नामे गर्दन हिलाए और वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने फोन निकाल लिया और उसमें कुछ टाइप करने लगा। थोड़ी देर में शिवाय को एक फोन आया और शिवाय ने कान पर लगाकर कहा, अंडरस्को, हाँ बताओ, बानी के पापा को किसने किडनैप किया है।